नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं अल्जाइमर डिसीज के बारे में। अल्जाइमर ये जो बीमारी है इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, पर असल में इसमें होता क्या है, इसमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्जाइमर ये जो बीमारी है ये 1906 में रिसर्च के द्वारा डिटेक्ट हुई थी, सामने आई थी। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एलॉइस अल्जाइमर। इन्होंने एक फीमेल के ऊपर जो कि इनके जो काफ़ी चेंजेस दिख रहे थे उनके शरीर में, उनके ब्रेन में, उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पे आए थे कि इस बीमारी को अल्जाइमर के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि उनकी सरनेम अल्जाइमर थी तो इन्होंने इस बीमारी का नाम भी अल्जाइमर ही रख दिया था। अब अल्जाइमर असल में हम देखते हैं कि इसे डिसीज ऑफ डिमेंशिया कहा जाता है, यानी कि भूलने की बीमारी। ठीक है, तो या फिर जैसे हम डिमेंशिया जिसे कहते हैं कि आदमी जब भूलता है तो अल्जाइमर की वजह से ही भूलना शुरू हो जाता है, तो डिमेंशिया और अल्जाइमर को वाइस वर्सा भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये बूढ़े लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर इसको नेचुरली अगर देखना है तो 65 साल के ऊपर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर वो सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये धीरे धीरे बीमारी जो है उनमें देखने को मिलती है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जेनेटिक डैमेज हो जाता है, जो डीएनए में कुछ चेंजेस आता है कुछ म्यूटेशन होने की वजह से, या फिर लाइफस्टाइल अगर आपने इस तरीके से बना दी है कि आपके धीरे धीरे आपके ब्रेन जो है वो ग्रो होने की वजह मतलब और मैच्योर होने के बजाय वो धीरे धीरे अंदर से उसमें जेनेटिक डैमेज आना या फिर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, या फिर किसी कारण से कोई इंजरी हो जाती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लगती है, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से भी अल्जाइमर की बीमारी जो है उन व्यक्तियों में देखने को ही मिलता है। हम जो अभी एक कंडीशन देखेंगे वो ओल्ड एज के द्वारा देखेंगे, जिसको आप बाकी के कंडीशन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होती है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जाती है। तो जो ये ब्रेन है ये इनपुट लेता है पूरे शरीर में से, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ चोट लग रही है, कहाँ मच्छर काट रहा है, कहाँ पे जल रहा है, कहाँ में कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। तो ये ब्रेन इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स के द्वारा। जो नर्व्स जो हैं धीरे धीरे ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, और ये जो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में रहते हैं, जो कि ब्रेन के यूनिट्स रहते हैं, वो उन्हें एक रिप्लाई देते हैं जिसके द्वारा बॉडी रिएक्ट करती है। तो ब्रेन एक आउटपुट भेजता है न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, अब न्यूरॉन अगर हम देखें तो न्यूरॉन एक ऐसे यूनिट्स हैं ब्रेन के जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। ये ग्लियल सेल्स के थ्रू, जिसे न्यूरोग्लिया सेल्स भी कहते हैं, तो ये ग्लिया सेल्स के द्वारा ही कनेक्टेड रहते हैं ब्लड वेजल्स के। हमारे शरीर में अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पे अलग अलग नर्व वेजल्स हैं, उसमें अलग अलग न्यूरॉन्स रहते हैं। मतलब जो न्यूरॉन्स हैं वहां पे अलग अलग गैंग्लियल सेल्स रहते हैं। तो गैंग्लिया सेल्स जो रहती हैं वही न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देती है, न्यूट्रिशन देती हैं, और उन्हें ट्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं किसी चोट वगैरह से। तो अगर पूरा ब्रेन अगर देखा जाए तो उसमें जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो 10% रहते हैं, और जो ग्लियल सेल्स रहती है वो 90% रहती है, जो कि उन्हें न्यूट्रिशन, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और उन्हें कुशनिंग प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी ये ग्लियल सेल करती है न्यूरॉन्स को। तो ये अगर हम देखें, ये जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, तो ये हमारी हो गई ब्लड वेजल्स। तो यहाँ पे बीच में एक ग्लियल सेल्स रहेंगी, ये इनके जो डेंड्राइट्स रहते हैं वहां पे ग्लियल सेल्स रहती हैं जो कि कनेक्टेड रहती हैं, उन्हें कुशन प्रोवाइड करने के लिए भी, न्यूट्रिशन और ब्लड वेजल्स प्रोवाइड, ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब 6 तरह के ग्लियल सेल्स रहते हैं, अपने अपने शरीर के हिस्से के हिसाब से उसके जो शेप स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहते हैं, पर काम सभी का एक जैसा ही रहता है ग्लियल सेल्स का। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं, उसी के द्वारा पता चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है, और उसी के द्वारा शरीर को ये मैसेज जाता है कि इस पे आपको क्या रिएक्ट करना है। उसी के द्वारा मूवमेंट होती है, उसी के द्वारा मैं बोल पाता हूँ, उसी के द्वारा हमारे शरीर में पाचन होता है, जो हार्ट के काम रहते हैं, वो सारे जो ऑर्गन्स के काम रहते हैं वो एक न्यूरॉन्स के मैसेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है कि ये न्यूरॉन्स इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ये एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, इसकी बॉडी है ये पूरी। ठीक है, इस तरीके से वो कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, ये न्यूरॉन इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, यहाँ से इधर आता है। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क जो है वो बिछा हुआ रहता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ये पूरे न्यूरॉन्स को सपोर्ट मिलता है गैंग्लिया सेल्स के। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया और ये किस तरीके से मैसेज जाता है वो भी हमने समझ लिया।
ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके जो पेरिफेरी के स्ट्रक्चर रहता है वहां पे एक एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन रहता है, ठीक है। किसी कारणवश ये जो मैंने आपको कारण बताया, किसी कारणवश ये ब्रेक डाउन होता है, ये एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड। बीटा एमिलॉइड साधारण भाषा में कचरा है, जिसे हम प्लाक कह सकते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में जमा हो जाता है एमिलॉइड प्रोटीन प्रिकर्सर के ब्रेक डाउन की वजह से। ये क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो रहे हैं, ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है इस तरीके से, एक तरह का गंदगी, एक तरह का कचरा जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो कम्युनिकेशन अब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं जाता है। और ये हो गया बाहर का। अब जो अंदर का है, मतलब ये जो न्यूरॉन है इसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर, ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन के अंदर जो है उसके अंदर ढांचा, जैसे कि मेरा शरीर है, ये बाहर का पोर्शन में उसने यहाँ पे अगर उसने अफेक्ट कर लिया इस बीटा एमिलॉइड ने, अब शरीर के अंदर यानी कि न्यूरॉन के अंदर वो क्या होता है, वहां पे एक प्रोटीन रहता है साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीन साइटोस्केलेटन क्या करता है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो शेप है, न्यूरॉन का जो शेप दिख रहा है, ये इसको बनाने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन, जो कि एक प्रोटीन है। किसी कारणवश ये भी ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक होने के बाद क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है जिसे कहा जाता है टाउ प्रोटीन, ठीक है। तो बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रकार का वो मकड़ी का जाला बना लेता है न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरॉन के अंदर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो डिस्टर्ब होता है, बाहर बीटा एमिलॉइड डिस्टर्ब करता है। तो ये बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन दोनों की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। टाउ प्रोटीन क्या करता है, एक प्रकार का न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल बना लेता है, जो मैंने कहा ना मकड़ी का जाले जैसा जो स्ट्रक्चर बना देता है, उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल, ठीक है। जिसकी वजह से अंदर की तरफ से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बीटा एमिलॉइड की वजह से बाहर से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब होता क्या है, ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, धीरे धीरे मैसेज सही तरीके से न जाने की वजह से जो एक व्यक्ति है, जो एज हो जाती है, उसे ये याद ही नहीं रहता है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे है, किससे बात कर रहा है, उसके बच्चे कौन है, उसके पड़ोस में कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है, वो क्या बात कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ धीरे धीरे समझ में नहीं आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। अब न्यूरॉन अगर कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करेगा तो एक न्यूट्रिशन जो है वो ग्लियल सेल की तरफ जो एक आना चाहिए, वो न्यूट्रिशन ग्लियल सेल्स को नहीं प्रोवाइड होगा। ग्लियल सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या होगा, यहां से अगर मैसेज नहीं जाएगा कि न्यूट्रिशन चाहिए ग्लियल सेल्स को, तो वो न्यूट्रिशनल ग्लियल सेल्स को जाएगा नहीं। ग्लियल सेल्स न्यूट्रिशन न्यूरॉन्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन्स चारों तरफ से जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और जो ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर रहता है वो धीरे 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 सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है हमारा ब्रेन और धीरे धीरे ब्रेन डेड हो जाता है और एक व्यक्ति की भी डेड हो जाती है, ठीक है। अब ये अल्जाइमर जो डिसीज है इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट आया नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर वगैरह देते हैं, कुछ सिम्टम्स या फिर जो उसके कारण जो परेशानियां होती हैं उसे कंट्रोल या रिलैक्स करने के लिए दवाई दी जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इसका ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जब एक एज जो हो जाती है तो आप एक अच्छा पौष्टिक आहार लें, कुछ एक्सरसाइज योगा करें और जितना समय हो सके अच्छे से जो अपनी लाइफ को जो है जीने की कोशिश करें। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।